नमस्कार दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज। दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं 30 टेस्ट रहेंगे हमारे इसके अंदर। प्रतिदिन है आपको एक टेस्ट मिलेगा जिसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। हमारा मकसद है कि आपको 30 टेस्टों के माध्यम से 30 × 30 कितने हो जाएंगे, 900 क्वेश्चन है वो उपलब्ध कराने का दोस्तों। इसी प्रकार हिंदी है, संस्कृत है, सभी की टेस्ट सीरीज है दोस्तों। प्रतिदिन आपको तीनों सब्जेक्ट के एक एक टेस्ट मिलेगा, साथ में साइंस है या फिर मैथ है या SST है, सभी के टेस्ट है वो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। इस प्रकार है दोस्तों, आज हमने जो ये टेस्ट सीरीज शुरू की है उसका पहला भाग है शिक्षा मनोविज्ञान का ये दोस्तों। तो दोस्तों अंत तक इसको जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अंत के अंदर अपना स्कोर जरूर बताएं, 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। हर एक क्वेश्चन को आप अपने वन लाइनर बनाकर लिखते जरूर जाएं। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेस पर। चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्न में से किस विधि, कौन सी विधि है जिसके द्वारा जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनके अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। सहसंबंध विधि के द्वारा, मार्गांतीकरण के द्वारा, विलयन के द्वारा या नवीनीकरण के द्वारा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हो दोस्तों तो पुराने वीडियो भी आप जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो लेकर आते हैं दोस्तों। यहां पर आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, मार्गांतीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या सभी को। तो खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है। तो एक माध्यमिक विद्यालय है उसमें कक्ष में जो शिक्षक है उसकी भूमिका क्या रहती है, उसका उचित वर्णन कौन सा है जो ऑप्शन यहाँ पर करता है दोस्तों, वो आपको बताना है। पहला है व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। और चौथा डी ऑप्शन है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो दोस्तों यहां पे आपका सही ऑप्शन सी ऑप्शन रहेगा, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाही परिवेश का सर्जन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिस प्रकार आप साथियों ने मेरे को बोला था कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आइए जो हमको लगे कि सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन है शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख। और चौथा जो डी ऑप्शन है दोस्तों आपका वो है बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाही परिवेश का सर्जन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, यह सही नहीं है दोस्तों। अच्छा परिवेश कैसे मिलेगा अगर शिक्षकों के अनुसार वहां पे कार्य होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सरल कार्य की खोज के लिए, नवीनतम का पता लगाने के लिए, सतत संघर्ष करने के लिए या गलतियां करने के लिए। छात्र है जो स्वाभाविक जो प्रेरित होते हैं वो होते हैं दोस्तों नवीनता का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसको छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है, किसको छोड़कर है जो बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है दोस्तों, स्टैनफोर्ड बिने, वेस्लर बिने, बेल स्केल्स, रोसार्क परीक्षण। तो यहां पर जो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का वो रहेगा ऑप्शन सी। ये दोस्तों आपके बुद्धिमत्ता परीक्षण का उदाहरण नहीं है, बेल स्केल्स बाकी तीनों के तीनों है जो बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की जो गलतियां होती है उनके बारे में कौन सा कथन है दोस्तों जो सत्य है? देखते हैं। बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करने पर उन्हें दंडित ना करता हो। ऑप्शन बी है, बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सी ऑप्शन है दोस्तों, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं। और डी ऑप्शन है, बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है। तो ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि बच्चों की गलतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो बच्चे हैं वो गलतियों से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थी को दिशाहीन बनाती है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। तो जो अधिगम की प्रक्रिया है उसके अंदर जो प्रेरणा होती है दोस्तों, वो युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जो जिज्ञासा है वो क्या करती है, उत्पन्न करती है, उसको बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? जो मानव व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है? परिवेश और शिक्षा का, यहां पर परिवेश है दोस्तों, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, केवल पर्यावरण का, केवल आनुवंशिकता का। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो मानव व्यक्तित्व है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का क्या है दोस्तों, परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है दोस्तों? देखते हैं। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। नहीं दोस्तों, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, यह भी गलत है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। सी ऑप्शन सही है यहां पे दोस्तों, आपका ऑप्शन सी क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर दोस्तों। अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? अधिगम के लिए जो प्रथम शर्त है दोस्तों वो क्या होती है? सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो अधिगम की जो पहली शर्त है वो होती है दोस्तों सीखने वाले की अभिप्रेरणा। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या होती है दोस्तों? सीखने वाले की जो बहु अनुक्रियाएं यानी अनेक जो अनुक्रियाएं होती है वो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले को पुनर्बलन या सीखने वाले का मन। तो तृतीय शर्त अधिगम के लिए क्या होती है? सीखने वाले को जो पुनर्बलन मिलता है दोस्तों वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले के घर का माहौल, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले का मन। तो जो अधिगम की चतुर्थ शर्त है दोस्तों वो है सीखने वाले का अभ्यास। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी? गेट्स ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने या गिलफोर्ड ने? तो यह परिभाषा दी थी मॉर्गन ने। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही क्या है, अधिगम है। यह परिभाषा मॉर्गन ने दी, वुडवर्थ ने दी, गेट्स ने दी या गिलफोर्ड ने दी? तो यह परिभाषा किसने दी थी? गेट्स ने दी थी। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पे, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी? जो अधिगम है
ये आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी दोस्तों? तो ये परिभाषा मॉर्गन ने दी, क्रो एंड क्रो ने दी, वुडवर्थ ने दी या गिलफोर्ड ने दी? तो ये किसने दी थी? क्रो एंड क्रो ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? क्रो एंड क्रो ने, मॉर्गन ने, गिलफोर्ड ने या वुडवर्थ ने? तो यह परिभाषा किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट आ रहा है। यहां पे जो भी परिभाषाओं से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो परिभाषाएं आपको इस क्वेश्चनों के अंदर मिल रही है दोस्तों। अब बहुत सारे साथी यहां पर ये कमेंट जरूर करेंगे कि सर आपने तो टेस्ट का नाम दिया है और क्वेश्चन आ रहे हैं सभी अधिगम से। तो दोस्तों मैंने क्या बोला है कि 30 टेस्ट रखूंगा, 30 इंटू 30 क्वेश्चन, तो 900 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। 900 क्वेश्चन पूरी साइकोलॉजी से आएंगे दोस्तों। हर एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आप टेंशन ना ले। आपको संपूर्ण साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट 900 क्वेश्चन बनेंगे वो इसी प्रकार से प्रतिदिन एक टेस्ट के माध्यम से जरूर दिए जाएंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस मनोविज्ञान ने दी? किस मनोवैज्ञानिक ने दी? काल्विन ने, क्रो एंड क्रो ने, गिलफोर्ड ने या मॉर्गन ने? तो ये काल्विन की परिभाषा है दोस्तों के पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? क्रो एंड क्रो ने, फ्राइड ने, मॉर्गन ने या पील ने? अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी दोस्तों? यह दी थी फ्राइड ने। किसने दी थी? फ्राइड ने यह परिभाषा है जो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है जो सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? बर्कल का, CL हल का, कोहलर का या मन का? तो सही जो आपका रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, CL हल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग है? चेतना के, मस्तिष्क के, शरीर के या बुद्धि के? किसके अंग है दोस्तों? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन किसके हैं? चेतना के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था? तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता यहां पे नहीं है, दल में रहने की अवस्था, यह है उत्तर बाल्यावस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। व्यक्तित्व का पहला जो प्रकारात्मक वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? मन ने, सेल्डन ने, हिपोक्रेटस ने या केटेल ने? तो किसने किया था? हिपोक्रेटस ने किया था। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थोरनडाइक ने, कोहलर ने, पावलाव ने, वुडवर्थ ने? सूझ के द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? कोहलर ने। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और क के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, ख और क है दोस्तों, यहां पे ख और क के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो कौन सा दोष है? दृष्टि दोष है, सीखने में अक्षम है, मानसिक दोष है या मानसिक क्षय है? तो सही जो आपका रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, सीखने में अक्षम है दोस्तों वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है? सीखना, लिखना, क्रिया करना, कल्पना करना? व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों यहां पर सभी साथी बताएंगे सर अधिगम कहा जाता है। अधिगम किसको कहा जाता है? सीखने को ही अधिगम कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या उपरोक्त सभी में? तो घनिष्ठ मित्रता होती है ना दोस्तों, वो किस में होती है? किशोरावस्था में होती है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि,
मनोगति गतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है दोस्तों, संज्ञानात्मक गतिविधि होती है चिंतन। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, और सभी साथी कमेंट करके अपना स्कोर जरूर टाइप करें, कितना आपने इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और प्रतिदिन समय निकालकर ये आपकी जो टेस्ट है इसके अंदर जरूर भाग लें सभी साथी। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है दोस्तों? ऑप्शन ए है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो बाल विकास का सिद्धांत यहाँ पे ऑप्शन ए वाला है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन्य क्रिया की वजह से गठित होता है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। तो एक बार सभी साथी अपना स्कोर है वो जरूर टाइप